ओके तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का 13 नंबर क्वेश्चन। 1 से लेकर के 12 तक का पूरा अपलोड हो गया है और आज हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से उसको हल करना है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। हेडलाइन तो आखिर आप लोग सीख गए होंगे कि हेडलाइन को कैसे डालना है। फिर भी बता देता हूँ कि हेडलाइन को हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें एकदम लास्ट में जिस चीज़ की गणना करने बोला जाएगा उसी को लेकर हेडलाइन बना देना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ते रहना है धीरे धीरे और सॉल्यूशन को बनाना है। लेकिन सॉल्यूशन को बनाने से पहले सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार पढ़ो या 2 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि जो चीज ऊपर में बोलना रहता है वो कभी कभी नीचे बोल देता है, या जो चीज बीच में या नीचे बोलने का रहता है वो चीज शुरू में बोल देता है। तो इसमें डाउट तो जाएगा, इसमें कंफ्यूज तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, उसको समझ जाओ कि क्या बोला जा रहा है, उसके बाद अपना नियम के साथ सॉल्यूशन को स्टार्ट करो बनाना। तो 13 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें दिया है कि श्रीमती आर 40,000 रुपए प्रति माह वेतन। श्रीमती आर को 40,000 रुपए वेतन मिलता है हर महीना, तथा 4,000 रुपए प्रति माह महंगाई वेतन पर सेवारत है। अब एक स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ पे जो सेवारत है उसका मतलब सेवा की शर्तों के अनुसार है क्या? ऐसा नहीं है। सेवारत का मतलब देखो, शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। सेवारत मतलब जहाँ पे वो सेवा कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, काम पे लग गया है, काम कर रहा है, वो हो जाएगा सेवारत। ठीक है, जहाँ पे काम पे लग चुका है या काम कर रहा है वहां पे वो हो जाएगा सेवारत। अब वो 40,000 रुपए प्रति माह पर काम कर रहा है, जहां से उसको 4,000 रुपए महंगाई वेतन भी मिल रहा है, मतलब वेतन के साथ साथ महंगाई वेतन भी मिल रहा है। ऐसा जगह पे वो काम पे शामिल हो गया है या काम कर रहा है वो, ठीक है, सेवा दे रहा है अपना। उसके बाद वह अपने वेतन एवं महंगाई वेतन का 15% एक प्रोविडेंट फंड में देती है। श्रीमती आर क्या करता है, वहां पे जो उसका वेतन है 40,000 जो हर महीना मिलता है उसको, और जो महंगाई वेतन 4,000 रुपए हर महीना मिलता है, वेतन एवं महंगाई भत्ता दोनों को मिला के वो एक प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में, हाँ, प्रोविडेंट फंड में अंशदान देती है। तो प्रोविडेंट फंड में अंशदान देती है, कितना परसेंट से देती है? वो 15% से देती है। अब वो खुद अपने वेतन का पैसा बचा के प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? धारा 80C के अंतर्गत उसको कटौती मिलेगा। वो हमारा चौथा यूनिट में जाके काम आएगा। यहाँ पे वेतन शीर्षक में करोगे नहीं होगा, बिल्कुल करोगे नहीं होगा। जो कर्मचारी या जो करदाता है वो अपने वेतन का पैसा जो अपने फंड में डालते हैं प्रोविडेंट फंड में, वही पैसा उसको 80C में कटौती मिलेगा, धारा 80C के अंतर्गत कटौती मिलेगा। यहाँ पे वेतन शीर्षक में करोगे नहीं होगा, इस बात का ध्यान में रखना है। आगे क्या बोला जा रहा है? प्रोविडेंट, अच्छा, जिसमें उसका नियोक्ता भी इतना ही देती है, यानी कि श्रीमती आर 15% वेतन और महंगाई वेतन दोनों का मिला के 15% प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। उतना ही अंशदान कौन करता है? उसका मालिक, ठीक है, उसकी मालिक भी उतना ही करता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड पर ब्याज का निर्धारण 12% की दर से किया गया है, जो गत वर्ष में 72,000 रुपए है। यहाँ पे उसके फंड में जो भी पैसा जमा हो गया था या जो भी पैसा शेष था, उस पैसे पर उसको 12% की दर से ब्याज मिला है। और वो ब्याज की राशि कितना है? 72,000 रुपए का ब्याज मिला है, ठीक है। कितना भारी भरकम राशि उसको ब्याज के रूप में मिला है? 72,000 रुपए का ब्याज मिला है, वो भी 12% की दर से। अब यहाँ पे मसला है, जब फंड में शेष रहता है, उस शेष पर जब ब्याज मिलता है कर्मचारी को या करदाता को, उस केस में क्या करना होता है, देखना पड़ता है हमें, क्या ब्याज खाली परसेंट दिया है या ब्याज का राशि दिया है। मतलब जो फंड में जमा होता है उस पर उसको ब्याज मिलता है, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, किस तरीके से पूछा गया? अगर खाली ऐसा बोल देता कि उसको जमा शेष पर 12% की दर से ब्याज मिला, लेकिन अमाउंट नहीं दिया रहता, खाली प्रतिशत दिया रहता कि उसका जो भी शेष जमा हुआ है उस पर 12% की दर से ब्याज मिला है, तो उस केस में हमें उसके शेष का 9.5% काटना पड़ेगा।
और अलग सा 12% भी काटना पड़ेगा। दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कितना डिफरेंस है, दोनों को माइनस करके जो आंसर बचेगा उसको हम करोग्य करेंगे वेतन शीर्षक में। लेकिन जब ब्याज की दर और ब्याज की राशि दोनों ही साथ में दिया है, उस केस में हमें एक गणना करना पड़ता है, ठीक है, एक गणना करना पड़ता है, हमें काटना पीटना पड़ता है, उसके बाद जो अमाउंट निकलता है उसको हम करोगे करते हैं वेतन शीर्षक में। किस तरीके से काटते हैं उसको, क्या प्रोसेस है, सब बताएंगे, वो वर्किंग नोट के टाइम हम बताएंगे उसको। अब उसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि उसने 2000 रुपए नियोजन कर का दिए है। नियोजन कर यानी कि प्रोफेशनल टैक्स उसने पटाया है 2000 रुपए। 2000, हाँ इसमें कोई मासिक शब्द नहीं है, मतलब पूरे वार्षिक है, ये साल भर का 2000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स दिया है, नियोजन कर दिया है। और ये मानक कटौती के बाद माइनस किया जाता है, मानक कटौती के बाद इसको घटाना होता है, ठीक है, ये उसको छूट मिलेगा। और आगे उसका कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए करोग्य वेतन क्या होगा। श्रीमती आर का करोग्य वेतन क्या होगा कर निर्धारण वर्ष 2022-23 में। आगे क्वेश्चन क्या बोला, यदि प्रश्न में दिया गया प्रोविडेंट फंड, ठीक है, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड को लेके मसला है, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का नंबर दिया है मान्यता प्राप्त है तथा ब नंबर दिया गैर मान्यता प्राप्त है। अगर ये जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहा है वहां से 72,000 ब्याज मिल रहा है 12% की दर से, ये जो फंड है ये प्रोविडेंट फंड अनंबर केस अगर मान्यता प्राप्त है तो किस तरीके से इसको गणना किया जाएगा, कितना राशि करोग्य होगा, करोग्य होगा भी या नहीं, सब चीज देखेंगे। अगर दूसरा नंबर केस ब नंबर कि प्रोविडेंट फंड गैर मान्यता प्राप्त है तो कैसा होगा इसका सॉल्यूशन, कैसे होगा इसका वर्किंग नोट, क्या वेतन शीर्षक में कुछ करोगे होगा कि नहीं होगा, सब देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका हेडलाइन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार शुरू से लास्ट तक, ठीक है, शुरू से अंत तक एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझ नहीं आता है दोबारा पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन को समझ लो कि क्या बोला जा रहा है उसमें। क्वेश्चन को समझ ली तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और एक चीज नोट्स आपको याद होना चाहिए, नोट्स का पूरा नॉलेज आपके होना चाहिए, तभी आप धमाकेदार फराटेदार बनाओगे इनकम टैक्स को, ठीक है। तो नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का जिसमें इनकम टैक्स गुरुजी लिखा होगा, आप उसमें क्लिक कीजिए, सीधा टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां से नोट्स मांग लीजिए, वहां पे नोट्स मिल जाएगा, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। अभी हम देखेंगे इसका क्वेश्चन श्रीमती आर का। सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डालते हैं और वो भी केस के हिसाब से, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे। अ नंबर कंडीशन दिया है कि प्रामाणिक प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड जो भी दिया है वो मान्यता प्राप्त हो, उस केस में क्या होगा। दूसरा केस कि प्रोविडेंट फंड गैर मान्यता प्राप्त हो, तो सबसे पहला हम बनाएंगे मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड की दशा में, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे श्रीमती आर का हेडलाइन बनाएंगे। श्रीमती आर की वेतन से कर योग्य आय की गणना, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, ठीक है, 2022-23 के लिए हम उसकी वेतन से कर योग्य आय की गणना करेंगे। तो सबसे पहला हमारा अ नंबर कंडीशन में था क्या कि देखो ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग 13 नंबर का अ नंबर कंडीशन को बना रहे हैं, 13 नंबर का अ नंबर कंडीशन को बना रहे हैं। और अ नंबर कंडीशन में क्या दिया गया है कि अगर प्रोविडेंट फंड मान्यता प्राप्त है तो क्या होगा। तो सबसे पहला हम मेन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वेतन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यदि
प्रोविडेंट फंड मान्यता प्राप्त फंड हो तो, ठीक है। अगर प्रोविडेंट फंड मान्यता प्रोविडेंट फंड है तो क्या होगा, उसकी वेतन से आय की गणना हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हम या तो हेडलाइन डाल दिए, ये अ नंबर कंडीशन था। अब हम देखेंगे वेतन क्या है उसका। वेतन मिला था 40,000 रुपए प्रति माह, तो 40,000 गुना 12, 12 चौ 48, 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए उसका वेतन आ गया। यहां तक समझ आया सभी को? इतना तो समझ आना चाहिए। अभी तक 13-12 क्वेश्चन पूरा हो चुका है पहले का। इतना तो समझ आना चाहिए कि वेतन को कैसे लिखा हूं मैं। 40,000 गुना 12 से गुना किया, 12 महीने से आ गया 4,80,000। उसके बाद उसको क्या मिला है, तथा 4,000 रुपए प्रति माह महंगाई वेतन पर सेवारत है बोल रहे, मतलब 4,000 रुपए प्रति माह की दर से महंगाई वेतन भी मिल रहा है उसको। और ये जो महंगाई वेतन है मूल वेतन का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, और ये हमेशा सेवा की शर्त के अनुसार होता है। इसको हमेशा हम जोड़ते हैं, हमेशा लेते हैं, हमेशा करोग्य बनाते हैं इसको। वर्किंग नोट में भी लेंगे, मेन सॉल्यूशन में भी लेंगे, ठीक है, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे इसको। लेकिन जो महंगाई भत्ता होता है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि लेना है कि नहीं लेना है, वो भी वर्किंग नोट की केस में। मेन सॉल्यूशन में तो लेना है महंगाई भत्ते को, चाहे वो सेवा की शर्तों के अनुसार हो या ना हो। लेकिन जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब उसमें देखना होता है कि सेवा की शर्तों के अनुसार है कि नहीं है। अगर है तो वर्किंग नोट में हम उसको जोड़ते हैं, लेते हैं, और नहीं है तो हम उसको नहीं लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जब महंगाई भत्ता सामने आता है तो। फिलहाल हमारे सामने महंगाई वेतन है, वेतन का एक हिस्सा होता है, हमेशा सेवा की शर्तों के अनुसार होता है। हम इसको करोग्य करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हो गया वेतन, उसके बाद यहाँ पे महंगाई वेतन। महंगाई वेतन दिया है 4,000 रुपए का 12 महीने का, 12 चौ 48,000 रुपए का यहाँ पे आ जाएगा महंगाई वेतन, ठीक है। वेतन आ गया 40,000 का 12 महीने के हिसाब से, 4,80,000 का, और महंगाई वेतन दे दिया है 4,000 रुपए का 12 महीने के हिसाब से, 48,000 रुपए का महंगाई वेतन हो गया। अब आगे क्या दिया है, वह अपने वेतन एवं महंगाई वेतन का 15% एक फंड में देता है। वह मतलब श्रीमती आर प्रोविडेंट फंड में अपने वेतन और महंगाई वेतन दोनों को जोड़ के अपने फंड में जमा करता है। उतना ही उसका मालिक भी करता है। तो खुद जो जमा किया श्रीमती आर, वो यहाँ पे वेतन शीर्षक में करोगे नहीं होगा, वो 80C में कटौती मिलेगा। लेकिन उसका नियोक्ता, उसका मालिक जो फंड में अभी जमा कर रहा है 15% की दर से, वो करोग्य होगा। और क्यों करोग्य होगा, यहाँ पे कंडीशन ही ऐसा दिया था कि यदि प्रोविडेंट फंड मान्यता प्राप्त होता है तो यह प्रोविडेंट फंड मान्यता प्राप्त है, इस कारण से यहाँ पे करोग्य होगा। जब 1 नंबर केस बनाएंगे जिसमें प्रोविडेंट फंड मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त है, उस समय इसको करोग्य हम नहीं कर सकते। किसको? जमा पर ब्याज को और जमा अंशदान को, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे नियोक्ता का अंशदान, ठीक है। यहां पे पूरा डिटेल लिखना है यहाँ पे कि प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, गड़बड़ ना हो जाए किसी से। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं होगा यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर, देखो ये फिर जगह कम हो गया, 12% से अधिक पर नियोक्त प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता जो भी जमा कर रहा है, कितना जमा कर रहा है, 15% से जमा कर रहे हैं। नियोक्ता कितना परसेंट से जमा कर रहा है, 15% से। श्रीमती आर भी उतना ही कर रहा है, श्रीमती आर भी 15% से कर रहा है और नियोक्ता भी 15% से कर रहा है, दोनों बराबर कर रहे हैं। तो श्रीमती आर जो किया वो तो यहाँ पे नहीं आएगा वेतन शीर्षक में, वो जाएगा धारा 80C के अंतर्गत, वो भी उसको छूट मिलेगा, कटौती मिलेगा।
यहाँ पे क्या आएगा, जो नियोक्ता दे रहा है अंशदान 15% वो कर योग्य होगा, पर इसमें से तो 12% छूट रहता है, 12% तक क्या रहता है, कर मुक्त रहता है। अगर इसमें से 12% तक कर मुक्त रहता है तो 15% में से 12% को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3%। यह 3% क्या हो जाएगा, कर योग्य, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा 3%। अब इसको निकालना कैसे है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि श्रीमती आर वेतन और महंगाई वेतन दोनों को मिला के 15% अंशदान किया है और नियोक्ता भी उतना ही किया है। तो किसका, वेतन एवं महंगाई वेतन का। तो वेतन यहाँ पे 4,80,000 का है और महंगाई वेतन 48,000 रुपए का है। दोनों को मिलाना है और उसी का 3% काटना है, बीच का डिफरेंस, क्योंकि जमा तो 15% से किया है लेकिन 12% तक कर मुक्त होता है। अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होगा 12% कहाँ से लाए हो, 12% हमारा रूल है, कानून है ये। ठीक है, नोट्स को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा ना 12% कहाँ से आया। नोट्स मांग लो, वहां पे जाके कांटेक्ट करो सीधा टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, वहां पे क्लिक करो, सीधा पहुंच जाओगे चैनल में। अब 15% तक जमा किया लेकिन 12% तक छूट रहता है, बीच का डिफरेंस है 3%, तो ये 3% ज्यादा कर रहा है, 12% तक छूट रहता है। इसने किया कितना, 15%, कितना ज्यादा किया है ये, 3% ज्यादा किया है, तो इसी 3% से उसको टैक्स भरना पड़ेगा, यहाँ पे कर योग्य होगा ये चीज। ठीक है, 3% से कर योग्य होगा ये। तो वेतन एवं महंगाई वेतन दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ पे 4,80,000 रुपए का वेतन था प्लस 48,000 रुपए का ये महंगाई वेतन है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4,80,000 प्लस 48,000 आया है 5,28,000। इस 5,28,000 आया है, इसका हम काटेंगे 3%, 2 जीरो कट होगा, 2 जीरो कट हो गया, 3 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 3 पंजे 15, 15,840 रुपए आया है। ठीक है, 15,840 रुपए आया है, इतना राशि कर योग्य होगा। प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर, ठीक है 12% से अधिक पर, 12% से ज्यादा कितना किया है, 3%, 13 14 15, 3% ज्यादा किया है, तो 12% से अधिक कितना, 3%, उसी 3% पे हम टैक्स लगाए हैं, कर योग्य बनाए हैं इसको, वो है 15,840 रुपए का, हो गया इतना। अब फंड में तो जमा कर दिया था पैसा दोनों ने 15% से, अब फंड में जो भी पैसा जमा हुआ है उस पर उसको ब्याज भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 72,000 रुपए मिल रहा है, वो भी कितना प्रतिशत से, 12% से। जब क्वेश्चन में ब्याज की दर और ब्याज की राशि दोनों ही साथ में दे दिया है, उस केस में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखो, अब अच्छे से देखना इस चीज को, मिटाऊं मैं इसको, मिटाना पड़ जाएगा अभी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मिटाना है इसको, अभी वीडियो पीछे करके देख लेना। अब यहां पे हमें फंड में जमा पर ब्याज की गणना करेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, ये सब, ये दूसरा नंबर वर्किंग नोट है ये। ठीक है, ये दूसरा नंबर वर्किंग नोट है। इन सब को आप लोग नीचे लिखोगे पेज में, मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में, मैं यही पे लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे या नेक्स्ट पेज से लिखोगे इस वर्किंग नोट को। ये मेन फ्रेश सॉल्यूशन के एक पेज में लिखोगे और ये जितना सारा वर्किंग नोट मैं बना रहा हूँ इसको आप लोग नीचे लिखोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्याज की गणना तो करेंगे। यहाँ पे फंड में जमा पर ब्याज की गणना, अब यहाँ पे ब्याज कितना मिला है उसको, 72,000 रुपए का ब्याज मिला है, कितना प्रतिशत से मिला है, 12% से, टोटल कितना प्रतिशत है, 12% से। अब ब्याज की कटौती हमें कितना मिलता है, मतलब कितना प्रतिशत तक कर मुक्त होता है, जो भी फंड में हमारे पैसा जमा रहेगा उस पर जो भी ब्याज हमें मिलेगा उसका 9.5% तक, यानी कि 9.5% तक कर मुक्त रहता है। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना बच जाता है उतना कर योग्य होता है वेतन शीर्षक में। जैसे अभी हम लोग फिलहाल क्या किए थे, अंशदान वाला, इसमें
अगर हमारे फंड में पैसा जमा हो रहा है, मालिक जमा कर रहा है, तो 12% तक कर मुक्त रहता है। उससे जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा उसमें टैक्स लगेगा, उतना परसेंट से टैक्स लगेगा। अब 12% तक कर मुक्त होता है। अब मालिक किया था 15% से, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 3% ज्यादा किया था, तो 3% से हम यहाँ पे निकाल के लिख दिए हैं। किसका किया है? वेतन और महंगाई वेतन दोनों का मिला के अंशदान किया था, तो दोनों का ही हम मिला के यहाँ पे काट दिए। हो गया इतना। सेम इसमें भी है कि इसमें 9.5% तक कर मुक्त होता है। किसमें? ब्याज में। फंड में जो जमा पर ब्याज हमें मिलता है, खाते में जितना ब्याज पैसा जमा होता है उस पर जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज की राशि 9.5% तक कर मुक्त होता है। तो करोगे कितना होगा? अब 9.5% को छोड़ के एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो सब करोगे होगा वेतन शीर्षक में। अब यहाँ पे क्या किया है? 12% से ब्याज मिल रहा है, 72,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितना? 72,000 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितना प्रतिशत से काट के आया? 72,000। 12% से ब्याज मिल रहा है 72,000 रुपए। तो 12% से ब्याज मिला, पर इसमें से तो 9.5% तक कर मुक्त होता है। तो शेष कितना बचेगा? बैलेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 12% तक हमारे खाते का शेष पर जमा पर ब्याज मिला है, जबकि हमें पता है कि 9.5% तक तो कर मुक्त होता है। तो बचेगा कितना प्रतिशत यहाँ पे? अगर हम 12% से 9.5% माइनस करेंगे तो 2.5% यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारे को। ठीक है, 9.5% तक कर मुक्त होता है, जबकि हमारे खाते में ब्याज जमा हुआ है कितना परसेंट से? 12% से। तो यहाँ पे कितना ज्यादा जमा हो रहा है? 2.5% से ज्यादा जमा हो रहा है। तो ये जो 2.5% से ज्यादा जमा हो रहा है उसी पर करोगे करना है, उसी को करोगे करना है, उसी पर कर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना कैसे है? 72,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है गुना नीचे में कितना परसेंट से मिला है? टोटल 12% से मिला, ये टोटल परसेंट है। इसमें से 9.5% क्या होता है? कर मुक्त होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बचेगा? कितना? 2.5%। वो 2.5% ऊपर में लिखना है। इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो आंसर आएगा उतना ही कर योग्य होगा ब्याज की राशि। इस चीज को समझना है, जब ब्याज की राशि और ब्याज की दर दोनों एक साथ दिया है उस केस में ये वाला कैलकुलेशन होगा। वो याद रखो, ठान लो, कसम खा लो, कुछ भी कर लो, ये करना है अपने को। अब 72,000 गुना 2.5% बटे 12%। अब आप लोग कैसे निकालोगे इस चीज को? कैसे निकालोगे? जब कैलकुलेटर चलाओगे 72,000 गुना 2.5% का बटन दबाना, बटे का बटन दबाना और 12% का बटन दबाना। ठीक है, जो जो लिखा है यहाँ पे वो सब टाइप करना है। जितना सारा चीज यहाँ पे लिखा है इस इतने छोटी सी जगह में, वो जितना सारा चीज लिखा है कैलकुलेटर में सब दबा देना एक लाइन से सब। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं सब बटन दबाने बोल दी इसके मतलब कैलकुलेटर में जो भी है सब दबा दोगे, ऐसा नहीं है, नियम के अनुसार चलना है ना। यहाँ पे 72,000 रुपए मैं टाइप किया, गुना है तो गुना दबाया, 2.5 फिर प्रतिशत तो प्रतिशत दबा दिया, फिर बटे बटे, फिर 12 फिर प्रतिशत प्रतिशत, तो आया कितना? 15,000 रुपए। ठीक है, इतना करोगे होगा ब्याज की राशि। मतलब यहाँ पे जो परसेंट का साइन है ये परसेंट भी दबाना पड़ेगा कैलकुलेटर में। यहाँ पे जितना सारा चीज है ना मसाला, वो पूरा कैलकुलेटर में टाइप करना पड़ेगा, तब 15,000 रुपए निकलेगा। उतना ही राशि यहाँ पे करोगे होगा। अगर जिसको ये सब निकालने में डाउट मतलब दिक्कत जा रहा है, वो क्या करेंगे? इस परसेंट के साइन को हटा देंगे, इस परसेंट को साइन को हटा देंगे तो निकल जाएगा। 72,000 गुना 2.5 बटे 12 करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत शो करना जरूरी है। अगर नहीं करके प्रतिशत शो नहीं करोगे आंसर उतना ही आएगा, लेकिन अब प्रतिशत तो है तो प्रतिशत शो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए जो जो है उतना पूरा टाइप कर देना, धन 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 पूरा एकदम वहां पे। ठीक है, ये 15,000 यहाँ पे करोगे होगा। ये वर्किंग नोट है इतना, इसको स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, अभी मिटाना पड़ेगा इसको। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। किसी को इसमें दिक्कत है कमेंट करो, डायरेक्ट कमेंट करो सीधा कि उसमें दिक्कत है। यही सब चीज और मिलेगा क्वेश्चन में आगे।
अब हम यहां पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड में शेष पर या जमा शेष पर में जमा शेष पर ब्याज 9.5% से अधिक पर कितना रुपए? 15,000 रुपए आया था अभी, हो गया है 72,000 का 2.5/12, हाँ 15,000 रुपए का आया था। और क्या है क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है, और बोला गया है कि 2,000 रुपए का नियोजन कर चुका है, बस खत्म क्वेश्चन। और 2 कंडीशन दिया, मान्यता प्राप्त है और मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त है उसी के हिसाब से हम बना रहे हैं, उसी दशा में बना रहे हैं यदि प्रोविडेंट फंड मान्यता प्राप्त होता है तो। ये हम वेतन लिख दिए, महंगाई वेतन हो गया, अंशदान हो गया, जमा पर ब्याज हो गया, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसको हम अभी जोड़ देंगे तो 4,80,000, 48,000, 15,840 है और 15,000 है, यह 5,58,840 हो रहा है, 5,58,840 हो रहा है। यह है अपना सकल वेतन, सकल वेतन। इसमें से धारा 16 के अंतर्गत क्या घटेगा? मानक कटौती। मानक कटौती कितना है? 50,000 रुपए हर क्वेश्चन से घटेगा जब भी वेतन या करोग्य वेतन या करोग्य आय से गणना करने बोला जाएगा। सकल वेतन की गणना करने बोलेंगे तब उस केस में मानक कटौती नहीं काटना है। यहां से 50,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 5,08,840। ठीक है, इतना करोग्य हो जाएगा जब मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड होगा। ठीक है, ये अपना करोग्य वेतन। इसमें और भी मसला है, इसमें मसला और बच गया क्या है? इसमें एक नियोजन कर है। नियोजन कर कितने रुपए का था? नियोजन कर किधर है क्वेश्चन? 2,000 रुपए का नियोजन कर है। नियोजन कर यहां पे माइनस हो जाएगा, नियोजन कर 2,000 रुपए। अब कितना बचेगा? 5,06,840। ये हो जाएगा करोग्य वेतन। करोग्य वेतन इतना हो जाएगा 5,06,840 रुपए। तो इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। किसको किस चीज में डाउट है पूछो जल्दी से। अभी हम लोग 1 नंबर कंडीशन को देखेंगे। देखो 3-4 लाइन का है जिसमें मसला किस में है? प्रोविडेंट फंड में अंशदान और जमा पर ब्याज। ये 2 चीज को निकालना सीख गए हैं तो ये तो जैसे का तैसा लिख देना 12 से गुना करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इन दोनों में है। और उसके बाद एक चीज जान लो यहाँ पे कि मानक कटौती के बाद यहाँ पे नियोजन कर को माइनस किया जाता है। मानक कटौती नियोजन कर को दोनों को एक साथ प्लस करके यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बारी बारी माइनस करेंगे तो समझ में भी ज्यादा आएगा और अच्छा भी लगेगा, वहाँ पे साफ सुथरा दिखेगा। और नियम है कि यहीं पे मानक कटौती के बाद ही उसको माइनस किया जाता है। हो गया है? किसी को समझ नहीं आया, कहीं से कुछ दिक्कतें जा रहा है तो कमेंट करो, और नहीं है तो देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट एक मार लो। अभी हम 1 नंबर कंडीशन को देखेंगे कि वहां पे गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड होता है तो केस क्या बन जाता है, क्या होता है उसमें चेंजेस। तो मिटाते हैं पूरा इसी को। अब हम दूसरा बनाएंगे, बहुत ज्यादा आसान है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा उसमें, बस 2-3 मिनट लगेगा उसमें। अब 1 नंबर कंडीशन को हम देखेंगे, 13 नंबर का 1 नंबर कंडीशन, बी नंबर है ये। यदि प्रोविडेंट फंड गैर मान्यता फंड हो तो, यदि प्रोविडेंट फंड गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड है तो क्या करोग्य होगा, क्या करोग्य नहीं होगा, वेतन शीर्षक में क्या क्या चीज को शामिल किया जाएगा, करोग्य किया जाएगा, किसको शामिल नहीं किया जाएगा। सॉल्यूशन कैसा बनेगा ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले उसको वेतन कितना मिला था? वेतन उसको मिला था 40,000 रुपए प्रति माह। 12 से गुना कर देंगे,
4,80,000 जैसा पहले आया था वैसा इसमें भी आ जाएगा, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मिला था महंगाई वेतन 4,000 प्रति माह, 12 से गुना कर देंगे 48,000 रुपए आ जाएगा यहाँ पे। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसे अ नंबर केस में था ब नंबर में भी सेम है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर यह क्या हो जाएगा, नील। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नील हो जाएगा। ऐसा क्यों? गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड मतलब अप्रामाणिक प्रोविडेंट फंड, वो फंड नजर में नहीं रहता सरकार के, ठीक है, कानून के नजर में नहीं रहता है। जितना पैसा जमा करोगे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पैसा उसमें से भारी भरकम पैसा निकालोगे तो उसका नजर पड़ेगा ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। और जब भी पैसा निकालोगे, जितना पैसा निकालोगे उस फंड से, उसका आधा यानी कि 50% सीधा टैक्स के रूप में सरकार लेंगे, तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड को किसी को भी अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है। गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड है तो उसमें हम इस चीज को करोग्य नहीं कर सकते, और ना ही इस पर ब्याज को हम करोग्य कर सकते हैं, ठीक है। किसको भी हम करोग्य नहीं कर सकते, दोनों ही करमुक्त होगा, दोनों ही नील होगा। इस पर हम जमा करेंगे, हम मालिक जमा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पैसा उसमें से निकालेंगे तो पूरा 50% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम एक तो अपना ही वेतन का पैसा जमा कर रहे हैं, ऊपर से इस पर किसी का वो जो नजर है वो नहीं पड़ पाता यहाँ पे, इस कारण से करमुक्त है ये, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड का जब आप नोट्स देखोगे उसमें सब चीज आपको मिलेगा कि क्यों नहीं है, क्या उसके और रीजन है। तो आप पहले नोट्स को प्राप्त कर लो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा यहाँ पे कि प्रोविडेंट जो गैर मान्यता प्रोविडेंट है उसमें क्या होता है, सरकार के कानून की नजर में नहीं रहता है, तो जितना ही पैसा डाल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पैसा वहां से निकालेंगे तो उसका आधा यानी कि 50% पर पूरा टैक्स के रूप में देना पड़ जाता है। तो इस कारण से इस पे हम वेतन शीर्षक में एक तो गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड को हम करोग्य नहीं भी करते हैं, ठीक है। और एक चीज है कि जब अपने खुद के वेतन का जो पैसा उसको हम बचा के डालते हैं तो उसमें टैक्स लगता नहीं है। अब मालिक जितना देगा उसमें लगता था, वो जो हमारा मान्यता प्रोविडेंट था, मतलब जिसको मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट जो अ नंबर केस था, और ब नंबर में गैर मान्यता है, इसमें से जितना निकालेंगे उसके आधा पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब पैसा निकालेंगे तब, अभी हम जमा कर रहे हैं तो इस पर किसी का नजर नहीं है, इस पर हमें अभी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। पैसा जितना चाहे हम डाल सकते हैं, जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टैक्स नहीं देंगे हम लोग, किसी का नजर पड़ ही नहीं रहे तो हमको कोई टैक्स देने कौन बोलेगा यहाँ पे। लेकिन जब पैसा निकालेंगे और कुछ खरीद देंगे, कुछ कर देंगे, बारी बार कम चीज पैसे निकाल देंगे, तो उस समय उसकी नजर पड़ेगा सरकार का, ठीक है, कानून का नजर पड़ेगा, उस समय पूरा 50% आधा पूरा टैक्स ग्रुप में देना पड़ेगा। इसलिए इसको कोई मत अपनाना। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाने बोला जा रहा है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो हम पैसा जमा कर रहे हैं, मालिक जमा कर रहे हैं, किसी के नजर यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, टैक्स देने की यहाँ पे जरूरत नहीं, करोगे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन जब पैसा निकालेंगे तब सीधा आधा देना पड़ेगा सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फंड में जमा पर ब्याज, ये भी नील होगा, ये भी नील होगा, ठीक है। जमा पर ब्याज, देखो मेरे फंड में 5 लाख, मान लो मैं गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड को सदस्य हूं, उसका खाता खोला हो, जो भी खोला हो मैं, अब उसमें जो पैसा जमा हुआ है उस पर ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज का राशि भी तो अकाउंट में उसी में तो पड़ा रहेगा यहाँ पे। अब मैं जब पैसा निकालूंगा तब जाके आधा पैसा पूरा सरकार को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, लेकिन फिलहाल तो सब पैसा उसी खाते के अंदर है ना उस पे, तो अभी तो सरकार का नजर नहीं पड़ रहा है। चाहे वहां पे अंशदान करके पैसा जमा करके रखूं, या वहां पे जो पैसा जमा हुआ है उस पर मुझे ब्याज वहीं पे मिलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब तो उसी के अंदर है। अब जब मैं पैसा वहां से निकालूंगा तब जाके ना नजर पड़ेगा सरकार को, तभी ना मेरे ऊपर टैक्स ठोकेगा, है नहीं। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, तो इन दोनों ही केस में नील होगा। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं, अब डायरेक्ट नियोजन कर है, उसको माइनस करेंगे मानक कटौती के बाद। अब प्लस करो 4,80,000 और 48,000 रुपए का, ये 5,28,000 हो गया है।
ये हो गया सकल वेतन माइनस मानक कटौती 50,000 रुपए माइनस कर देंगे हम लोग 4,78,000 बचा है ये। इसमें से फिर हम माइनस करेंगे नियोजन कर, नियोजन कर है, व्यवसाय कर है, वृत्ति कर है, ये बहुत सारे नाम से दिया रहेगा लेकिन है वो एक ही चीज, मानक कटौती के बाद उसको माइनस करना है। कभी कभी दिया रहेगा क्वेश्चन में व्यवसाय कर, वृत्ति कर, नियोजन कर, प्रोफेशनल टैक्स, कुछ भी नाम से दिया रहेगा वहां पे, सब एक ही चीज है, मानक कटौती के बाद इसको माइनस करना है। कितना था 2,000 का, तब ये 4,76,000 रुपए का बन जाएगा कर योग्य वेतन। कर योग्य वेतन, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे नील क्यों हुआ। गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड है, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है, इसमें पैसा मैं कितना ही जमा करूं खाते के अंदर रह रहा है। यहाँ पे एक गैर मान्यता प्रोविडेंट फंड है, सरकार का नजर इसमें नहीं रहता, मेन बात यही है। चाहे मेरा ब्याज पैसा वहां पे जमा करके रखो या वहीं पे मेरा ब्याज वहीं पे बनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो, करोड़ों में जाने दो। लेकिन जब पैसा वहां से निकालूंगा तब सीधा आधा पैसा सरकार के नाम पे देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। सीधा 50% टैक्स लगेगा, तब देखेंगे जब पैसा निकालेंगे। अभी फिलहाल जमा कर रहे हैं या उस पर ब्याज बन रहे हैं, नील कर दो, सरकार का कोई नजर नहीं पड़ रहा है तो उसको भी हम यहाँ पे कर योग्य नहीं करेंगे। इस चीज को जो समझेंगे वो बना पाएंगे, नहीं समझेंगे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नोट्स प्राप्त कर लो, पहले नोट्स को याद करो, सब मसाले का, सब सॉल्यूशन, सब समस्या का समाधान हो जाएगा तब। ये बना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद इससे पहले जो अ नंबर हो गया था और ये हमारा ब नंबर, दोनों ही खत्म हो गया। कुछ इसमें डाउट लगता है तो पूछो, इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए था। ये फंड में अभी बता दियो अच्छे से, 2-3 बार बताए हो अभी। इसके बाद ठीक है, इसका दोनों ही कंडीशन खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम 14 नंबर 15 नंबर नेक्स्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया जल्दी ज्वाइन करो, वहां से नोट्स ले लो, धमाकेदार वीडियो चालू हो जाएगा अभी, ठीक है। कोर्स पूरा कंटिन्यू चलते जाएगा, हर एक क्वेश्चन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सब किसी का समस्या का समाधान होगा इनकम टैक्स का यहाँ पे, और बाकी सब वीडियो तो आएगा, सब सब्जेक्ट का मिलेगा, लेकिन बारी बारी से, ठीक है, धीरे धीरे से सब्र रखो। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुरेश के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन सुरेश के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं सुरेश क्या करता है क्या नहीं करता है, उसमें हम उसके कर योग्य वेतन की गणना करेंगे या फिर जो भी बोला जाएगा उसको हम गणना करेंगे, लेकिन मिलेंगे सुरेश के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही तक, फिर मिलता है सुरेश के साथ। जय हिंद।